हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो आपका जेटेट का साइंस का पीवाईक्यू है, ठीक है। और ये पीवाईक्यू 2012 का है, यानी 2012 में साइंस का यानी 6 to 8 का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। तो आज का जो सेशन होगा 2012 का पीवाईक्यू में बताऊंगी, ठीक है। ये पीवाईक्यू में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में साइंस यानी 6 to 8 लेवल यानी लेवल 2 का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा कि साइंस में क्वेश्चंस कैसा आया था, जिससे आपको हेल्प मिल सके आने वाले जेटेट एग्ज़ाम के लिए। ये लेवल 2 का है यानी 6 to 8 साइंस का है, ठीक है। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा किसके दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है? हाथी, गाय, बकरी या ऊँट? इसका राइट आंसर होगा हाथी, ठीक है। जैसा कि सामान्यतः मानव उपयोग के लिए हम लोग गाय का, बकरी का या ऊँट का दूध का उपयोग करते हैं, क्योंकि इन्हें पालतू बनाया जाता है। लेकिन जो हाथी होते हैं ना, इनके उत्पादन से क्या होता है ना, इसको पालतू नहीं बनाया जाता है, इसीलिए इसका दूध का उपयोग हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, घर्षण बल हमेशा लगता है गति की दिशा में लंबवत या गति की दिशा में लंबवत या गति की दिशा के विपरीत या किसी भी यादृच्छिक दिशा में? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि गति की दिशा के विपरीत लगता है ये, यानी फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल जो दिया गया यानी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, एक्स क्या है, संपर्क बल है। ये कैसा बल होता है? ये संपर्क बल होता है, याद रखना है, जो हमेशा दो सतहों के बीच के सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसलिए यह हमेशा वस्तु के गति के विपरीत कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टॉर्च बल्ब एक है ब्लैक बॉडी, पारदर्शी वस्तु, धुंधला वस्तु या प्रदीप्त वस्तु? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये प्रदीप्त वस्तु है। ऐसे जो वस्तुएं स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, यानी ल्यूमिनेनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और टॉर्च का बल्ब जलने पर क्या होता है? खुद का प्रकाश देता है ये, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधों में पोषण जो अपना स्वयं बनाते हैं कहलाता है ऑटोट्रॉपिक पोषण, हेटरोट्रॉपिक पोषण, पैरासिटिक पोषण या सैप्रोफाइटिक पोषण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये ऑटोट्रॉपिक पोषण कहलाता है, यानी कि स्वपोषी, ठीक है। यानी ऑटोट्रॉपिक पोषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, का उपयोग करके अपना भोजन क्या करते हैं? ये स्वयं बनाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन प्लांट इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी से होते हैं मानसिक रोग, थकावट या तनाव, उत्तम और हृदय स्वास्थ्य या अल्पता रोग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये अल्पता रोग होता है। यानी कि हमारे शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लंबी अवधि तक जो कमी होती है, शरीर में बीमारियां या विकार उत्पन्न होने लगता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? अल्पता रोग, यानी कि डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के विकास और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? खनिज, वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। यानी प्रोटीन को शरीर का वर्धक भोजन यानी बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन को याद रखना है इस चीज़ को। और यह नई कोशिकाओं के निर्माण में यानी न्यू सेल के फॉर्मेशन में, ठीक है, शरीर के विकास में यानी कि बॉडी के डेवलपमेंट में, और क्षतिग्रस्त ऊतक यानी कि ऊतक का क्या होता है? रिपेयरिंग में हेल्प करता है, ठीक है, अपना रोल प्ले करता है ये। इसलिए प्रोटीन जो होगा इसका ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एंथर किसका एक भाग है? पिस्टिल का या स्टेमन का या स्टिग्मा का या पेडिसिल का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये स्टेमन का है, ठीक है। एंथर यानी कि एंथर जो है नी परागन, फूलों के नर जनन अंग यानी कि पुंकेसर, स्टेमन का शीर्ष भाग होता है जिसमें परागन पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान पढ़ने के लिए समस्या समाधान और पूछताछ अभिगमन का सार भाग क्या है? वे आचरण जो आंकड़े और साक्ष्य प्राथमिक
स्थिति को दर्शाते हैं, या जो प्रत्येक चीज़ के विषय में अंतहीन वाद विवाद करना, असंगत और तर्कात्मक होना, या जो सत्य है उसके बारे में विश्वास और निष्ठा रखना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। वे आचरण जो आंकड़े और साक्ष्य प्राथमिक स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे कि विज्ञान में जो पूछताछ होता है यानी इंक्वायरी जो होता है और समस्या समाधान का मुख्य आधार साक्ष्यों के आंकड़ों और प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित तार्किक दृष्टिकोण का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक कंपास में चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में इंगित करती है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण या पश्चिम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये उत्तर दिशा में इंगित करती है। जैसे कि देखिए कंपास यानी कंपास को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम लोग द्विक सूचक। किस चुंबकीय जो होती है ना चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है, जिसमें उसका मुख्य सिरा जो होता है वो उत्तर दिशा की तरफ ही संकेत करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुछ विशिष्ट लक्षणों या कुछ खास आदतों की उपस्थिति जो एक पौधा या प्राणी को अपने परिवेश में रहने को समर्थ बनाता है कहलाता है। आदत, अनुकूल, आवास या दशानुकूलन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूलन। यानी देखिए किसी जीव में विशेष शारीरिक संरचनाओं या स्वभाव का होना उसे अपने विशेष पर्यावरण में जीवित रहने और अनुकूलित होने में क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं। याद रखना है इस चीज़ को। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में हन्व अस्थि को कहा जाता है? क्रेनियम, स्टर्नम, पेटेला या मैंडिलियम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैंडिलियम। ठीक है। मानव खोपड़ी में निचला जबड़ा यानी लोअर जॉ होता है, जॉ बोन, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मैंडिबुलम। क्या कहते हैं? मैंडिबल कहते हैं। ठीक है। जो चेहरे की सबसे मजबूत और गतिशील हड्डी होती है, याद रखना है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्युत करंट कंडक्टरों के द्वारा प्रभावित होती है। विद्युत कंडक्टर कौन सा है? चांदी है कि कांच है कि हवा है कि प्लास्टिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये चांदी है। यानी कि चांदी यानी कि सिल्वर जो है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक यानी ये क्या थी? गुड कंडक्टर होती है, याद रखना है। जबकि कांच, हवा, प्लास्टिक जो होता है ना ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर यानी कि ये कुचालक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जल में पूर्णतः घुलनशील पदार्थ हैं? चॉक पाउडर, पत्थर, बालू या चीनी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीनी। पानी में चीनी अच्छे से घुल जाता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे चीनी पानी में पूरी तरह घुल जाती है और एक पारदर्शी विलयन बनाती है। कैसी बनाती है? ये पारदर्शी विलयन बनाती है, याद रखना है। जबकि चॉक पाउडर हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, ये पानी में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है घुलनशील पदार्थ, तो यहाँ पे चीनी जो होगा यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ जिसके द्वारा हम स्पष्ट देख सकते हैं? पारभासी, अपारदर्शी, पारदर्शी या आंशिक अपारदर्शी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये पारदर्शी होगा। जिस पदार्थों के आर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे ही हम लोग पारदर्शी कहते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट कहते हैं उसे। ठीक है। पदार्थ का जैसे कि कांच हो गया, साफ पानी हो गया, इसका उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक सर्किट को बनाने या तोड़ने में किस सर्किट तत्व का प्रयोग किया जाता है? इंसुलेटर का या रजिस्ट्रेशन का या सेल का या स्विच का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विच का प्रयोग किया जाता है। यानी कि स्विच एक क्या है? सरल उपकरण है। ये कैसा उपकरण है? ये सरल उपकरण है। याद रखना है। जो या तो परिपथ को जोड़कर धारा प्रवाह को चालू करता है या तोड़कर इसे क्या करता है? क्लोज करता है, बंद करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का वस्त्र तंतु पौधे से प्राप्त नहीं होता है? सूती, लाइकेन, सिल्क या जूट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्क। सिल्क जो होता है ना वो पौधे से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सिल्क जो होता है ना ये सिल्क वॉर्म से होता है, ये आपका जंतु से होता है। इसलिए याद रखना है कि सूती, लाइकेन, जूट ये पौधे से प्राप्त होते हैं, लेकिन सिल्क जो होते हैं वो पौधे से प्राप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे और प्राणियों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की उपस्थिति जिसके चलते हुए एक वातावरण में रह सकते हैं कहलाता है? आवास, मॉर्फिंग, अनुकूलन या उत्परिवर्तन? इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। यहाँ पे
जो पूछा जा रहा है कि पौधे और प्राणियों में पाए जाने विशिष्ट लक्षण जो उपस्थिति जिसके चलते हुए एक ही वातावरण में रह सकते हैं, ठीक है, एक ही क्लाइमेट में रह सकते हैं, एक इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एडेप्टेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना, या बच्चों के मस्तिष्क में विषय वस्तु भरना, तथ्यात्मक विषय वस्तु को अभितारित करना, या बच्चों की जिज्ञासा को दबाना। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना। यानी कि विज्ञान शिक्षण का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच को, यानी कि उसमें वैज्ञानिक सोच, ठीक है, तार्किकता स्वतंत्र रूप से सीखने एवं अन्वेषण करने की क्षमता विकसित करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भोज्य मूल्य कौन से हैं? मूली है, गाजर है, आलू है, कि अदरक है, कि टमाटर बैगन है, कि पुदीना पालक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूली और गाजर। मूली और गाजर पौधे की जड़ें, यानी कि ये जो होती है ना पौधे की जड़ें, रूट्स है, जिसका उपयोग भोजन के रूप में हम लोग करते हैं। और आलू अदरक जो होता है ना, ये जो होता है ये तना होता है, याद रखना है। टमाटर और बैगन जो होता है ये आपके फल में आ जाते हैं, ठीक है, ये भी आपकी सब्जी में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है वातापेक्षी श्वसन में ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूट जाता है? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या प्रकाश या नाइट्रोजन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। यानी देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन वातापेक्षी श्वसन को कहते हैं। इसमें क्या कहता है ना, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या कहता है, पूरी तरह से टूट करके CO2 फिर वाटर और क्या करता है प्लस एनर्जी मुक्त करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विज्ञान शिक्षण में उस शिक्षा शास्त्र का पालन होना चाहिए जो छात्रों के मस्तिष्क को अचेत करता है, सुलभ और पूछताछ आधारित, रटा रटाया ज्ञानार्जन का फोकस हो, रूटीन युक्त और निष्प्रभ हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुलभ और पूछताछ आधारित हो। यानी आधुनिक शिक्षा शास्त्र के अनुसार विज्ञान शिक्षण रटने की बजाय क्या करता है, इंक्वायरी बेस्ड करके सीखना और सुलभ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खाद्य का एक संगठक नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटोजोआ या वसा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ खाद्य का एक संगठक नहीं है। यानी कि देखिए कार्बोहाइड्रेट, खनिज और वसा हमारे भोजन के क्या है, एक पोषक तत्व हैं। ये वाला पोषक तत्व हैं। लेकिन प्रोटोजोआ क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो भोजन का संगठक नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जब कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और उसे ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं देते, जिससे फलस्वरूप पृथ्वी की सतह गर्म होती है, यह कहलाता है मृदा प्रदूषण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वायु प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल में रोककर पृथ्वी की सतह को गर्म रखती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन वायु का एक प्रमुख प्रदूषक है? हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CO, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, ठीक है, और अत्यधिक क्या होती है, ये विषैली गैस होती है। और यह मुख्य रूप से वाहनों के धुएं, कारखाना और जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, जो वायु प्रदूषक का एक क्या है, प्रमुख कारक है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक उत्तम रूप से तैयार किया गया विज्ञान सिलेबस एक छात्र में निम्नलिखित किससे संबंधित प्रक्रिया और कौशल को विकसित करेगा? सामग्री को शीघ्र याद करना और तेज लिखना, जांच, समस्या समाधान और उच्च क्रम सोच, या भौतिक क्रियाकलाप और खेलकूद, या ये सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जांच, समस्या समाधान और उच्च क्रम सोच, ठीक है। देखिए विज्ञान का उद्देश्य केवल रटना नहीं होता है, बल्कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच, पूछताछ यानी इंक्वायरी, समस्याओं को हल करने की क्षमता और उच्च स्तर की वैचारिक सोच यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग को विकसित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है।
किससे होकर ध्वनि प्रसारित नहीं होती? जल, स्टील, वायु या शून्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शून्य। शून्य जो होता है ना, यानी कि ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम यानी ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। लेकिन निर्वात यानी कि शून्य, निर्वात यानी कि शून्य में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए यहाँ से ध्वनि प्रसारित नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वन किनका एक स्रोत है? इमारती लकड़ी और औषधीय पौधे, या जानवर और मछली, या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या रसायन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमारती लकड़ी और औषधीय पौधे। देखिए, वन हमें विभिन्न प्रकार से बहुमूल्य संसाधन प्रदान करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से घर और फर्नीचर के लिए इमारती लकड़ी और स्वास्थ्य के लिए औषधीय पौधे के लिए कई प्रकार के औषधीय पौधे क्या होते हैं? शामिल होते हैं। यानी कि अगर हम घर बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? इमारती लकड़ी के लिए हमको इमारती लकड़ी से हम घर बना सकते हैं, ठीक है। और अगर स्वास्थ्य खराब है तो औषधीय पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधे की स्थानीय प्रजातियां क्या है? पौधे जो सर्वत्र पाए जाते हैं, पौधे जो केवल विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, पौधे जो लुप्त हो चुके परंतु कभी पर्याप्त मात्रा में उगते थे, पौधे जो हमारे ग्रह के बाहर से आए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौधे जो केवल विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए, उन पौधों या जीवों को कहा जाता है स्थानीय प्रजातियां जो होती है, यानी कि एंडेमिक स्पीसीज जो होती है, जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या सीमित दायरे में ही पाए जाते हैं और दुनिया के अन्य हिस्सों में समानता नहीं मिलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड पर बल के प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता? आकृति में बदलाव, गति की दिशा में बदलाव, या एक गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन, या एक वस्तु में विद्युत आवेश में परिवर्तन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक वस्तु में विद्युत आवेश में परिवर्तन। देखिए, किसी वस्तु पर बल जो होता है फोर्स लगाने से उसकी आकृति बदल जाती है। क्या बदल जाती है? उसकी आकृति क्या होती है? बदल जाती है, ठीक है। जैसे कि स्प्रिंग को दबाना, उसकी गति की दिशा या चाल बदल सकती है, परंतु केवल भौतिक बल लगाने से वस्तु के अंदर निहित विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। एंड लास्ट है, जल को शुद्ध करने का आम तरीका है? सल्फर मिलाकर, ब्रोमीन मिलाकर, क्लोरीन मिलाकर, या आर्सेनिक मिलाकर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, क्लोरीन मिलाकर। देखिए, पानी में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया और रोगाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन यानी कि क्लोरीनेशन का प्रयोग जल शोधन के लिए एक बहुत सामान्य तरीका है जो प्रभावी तरीके के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। ये 2012 का साइंस, ठीक है, साइंस 6 to 8 के लिए ये PYQ था, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे 2012 का साइंस का, तो किस टाइप का आया था, तो ये आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा, पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन का पैटर्न था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम 2016 का क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।